जी हाँ, टॉपिक है प्लेन। कुछ बच्चों के दिमाग में प्लेन को लेकर अलग अलग बातें होती हैं कि भाई ये कौन सा प्लेन है, हेलीकॉप्टर वाला प्लेन है या कौन सा प्लेन है। तो प्लेन का मतलब है एक सरफेस, इस तरीके से। जैसे समझ लो ये पेपर है, ये भी एक प्लेन है। ये टेबल जिस पे मैं रख के काम कर रहा हूँ, ये भी एक प्लेन है। ये भी एक प्लेन है। जैसे आपने किसी भी, सपोज करिए लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, तो लाइन में आपने पढ़ा था वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म। तो उसी तरीके से अलग अलग कंडीशंस के साथ हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाती हैं। किस तरीके से, समझ लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है इक्वेशन ऑफ प्लेन, अलग अलग कंडीशंस पर। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस। यस इन सर। नॉर्मल फॉर्म। एक्चुअली आज वाईफाई कुछ परेशान कर रहा था, इसलिए पूछ रहा हूँ। इन नॉर्मल फॉर्म, सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म की बात आ जाती है। तो नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास आती है वेक्टर फॉर्म। आपके पास मान लीजिए लिखा है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म है किसी भी प्लेन की, जहां पर एन कैप क्या है, डी क्या है, आर वेक्टर क्या है। देखो आर वेक्टर तो हमारे पास होता है जनरल वेक्टर। आर वेक्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर वेक्टर इज जनरल वेक्टर विच इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। ये डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये किसी भी प्लेन का जो है ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। याद रखना डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन, अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से, ओरिजिन से प्लेन तक की दूरी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन कैप क्या है? एन कैप है हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर। भाई अगर कैप लग गया तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यूनिट तो है ही है। तो ये आपके पास आया सबसे पहली कैटेगरी, वेक्टर फॉर्म। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से, इसके क्वेश्चन बताऊंगा आपको। इसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर आता है वो है इसकी कार्टेशियन फॉर्म, इसी की ही। भाई पहली आपने पढ़ी वेक्टर फॉर्म, अब इसी की हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म। वो देखिए ध्यान से किस तरीके से। एक मिनट रुके।
हाँ भाई सुनिए ध्यान से। तो ये आपके पास आ जाती है, हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। इसी की अगर मैं बात करूं कार्टेशियन फॉर्म की, सुनिए ध्यान से। कार्टेशियन फॉर्म जो इसकी हमारे पास है, उसके अंदर याद रखेंगे आप, वो है हमारे पास एल एक्स, सुन लीजिए ध्यान से, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। ये एल एम एन क्या है? मैंने आपको बताया कि ये यूनिट वेक्टर आपने लिया है, ये आपने लिया है यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एल एम एन हमारे पास है, ये डीसीज हैं नॉर्मल वेक्टर के, या डीआरएस है नॉर्मल यूनिट वेक्टर के। तो याद रखना एल एम एन क्या है, डीसीज ऑफ, हाँ भाई अगर डीसीज शब्द लिखेंगे तो डीसीज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, और अगर डीआरएस इन्हें कह रहे हैं आप, तो वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर के। क्या मतलब है अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसको, आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। फिलहाल ये दो जो एक ही की मैंने आपको दोनों टाइप बताई हैं, वेक्टर और कार्टेशियन, वो क्लियर हो गई भाई सभी को? यस सर। चलिए यस आगे चलते हैं, सुनिए अब यस ध्यान से। जरा एक मिनट के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लें। हम एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे हम सबसे पहले। तो एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 अपॉन रूट 29 फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब आपको ओरिजिन से डिस्टेंस दे दिया, एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज इतना, और नॉर्मल यूनिट वेक्टर दे दिया, नॉर्मल वेक्टर सॉरी यूनिट नहीं, नॉर्मल वेक्टर दे दिया। तो आपने फार्मूला पढ़ रखा आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, फार्मूला है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये फार्मूला है। अब मेरे पास एन कैप नहीं है, मेरे पास एन वेक्टर है। तो पहले मैं एन कैप निकालूंगा। फार्मूला आप लोगों को मालूम है कि एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, किसी भी वेक्टर को, हाँ भाई किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वो एन कैप आ जाता है। अब आपने फार्मूला लगा दिया आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, डी की जगह पर डी की वैल्यू रख दी। तो ये आपको जो मिली, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं आई, किस तरीके से निकाली हमने। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल और समझेंगे, इसी से रिलेटेड ही है। कह रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। उसने कहा डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं यूनिट वेक्टर के, किस यूनिट वेक्टर के, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। भाई जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है वही तो नॉर्मल वेक्टर होता है। तो वो आपसे ये कह रहा है कि इस नॉर्मल यूनिट वेक्टर के आपको डीसीज निकालने हैं। कैसे निकालेंगे वो आप, क्या तरीका है, तो पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। आपने पहले इस वन को उधर ले लिया, ये माइनस का वन हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया था ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसके माइनस को हमने इधर इंट्रोड्यूस कर दिया। इक्वेशन आ गई आर वेक्टर डॉट -6 + 3i + 2k, ये आ गया हमारे पास। तो अगर आपको ये मिल गया यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमें इसे जो है एन कैप में कन्वर्ट करना है, तो हम इस पूरे को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो जब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो वो 7 आ गया, पूरे को आपने 7 से डिवाइड कर दिया। अब मेरे बच्चे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब उसने आपसे डीसीज मांगे, तो बस इसके कंपोनेंट लिख दो यूनिट वेक्टर के।
-6/7, 3/7, 2/7 और ये आपको डीसीज मिल गए, ये आंसर आ गया। देख लीजिए, बताओ भाई क्लियर हुआ या मैं दोबारा समझाऊं कोई भी चीज? दोनों एग्जाम्पल देख लें एक बार, एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल नंबर 14। चलिए जी सर, आगे सुने इसके बाद। कोशिश करें चैट बॉक्स में ही जवाब दें, माइक ना खोलें, नहीं तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आती है फिर। इसके बाद सुनिए अगला टॉपिक। ये तो था पहला टॉपिक हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म। दूसरा टॉपिक ले रहे हैं हम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है। सेकंड पॉइंट है, अब टॉपिक वही चल रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन वाला ही, बस उसके अंदर अलग अलग कंडीशंस आ गई कि पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट and perpendicular to passing through a given point and perpendicular to given vector। जैसे आपने पहले दो फॉर्म पढ़ी थी वेक्टर कार्टेशियन, वैसे ही अब की बार भी पढ़नी है आपको वेक्टर कार्टेशियन, दोनों ही फॉर्म पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करें हम वेक्टर फॉर्म की। आपके पास मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1 z1 और परपेंडिकुलर वेक्टर है आपके दिया हुआ है, जिसे हम n वेक्टर कह रहे हैं। क्या है वो? ai प्लस bj प्लस ck। तो आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक तो पॉइंट दे रखा है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा है। आपसे कह रहा है प्लेन की इक्वेशन निकालनी है आपको, तो ध्यान रखना आप इस पॉइंट की हेल्प से तो निकालेंगे ए वेक्टर, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान से समझ लो। हमारा टारगेट सेकेंड प्री बोर्ड है जिसमें सारे चैप्टर्स आएंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके बाद। तो तसल्ली से पहले समझ लें, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये चैप्टर पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। आपके पास है x1 y1 z1, जिसकी हेल्प से आपने ए वेक्टर निकाल लिया। दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर आपको गिवन है एन वेक्टर ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। आपसे कह रहा है इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, तो फार्मूला है उसका हमारे पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। बस ए की और एन की वैल्यू यहाँ रख देंगे और आर के टर्म्स में ही छोड़ देंगे। आर होता क्या है मैंने बताया भी था, आर इज ए जनरल वेक्टर विच इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये अगर इसी की कार्टेशियन लिखनी हो, भाई ये तो वेक्टर फॉर्म थी, अगर आपको इसी की कार्टेशियन फॉर्म लिखनी हो तो क्या होगा? वो भी सुन लीजिए। तो इसी की कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको लिखनी है तो आप ध्यान से देखो, r माइनस ए यानी कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और साथ में डॉट हो रही n वेक्टर के साथ, इसके साथ। तो इक्वेशन आपके पास आ गई a x माइनस x1, बहुत यूज होगी ये वाली इक्वेशन इसलिए याद कर लेना, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है जिसके अंदर x1 y1 z1 तो वही पॉइंट है, x1 y1 z1 क्या है? वही पॉइंट है। और एबीसी क्या है? एबीसी डीआरएस है परपेंडिकुलर वेक्टर के। एबीसी आर द डीआरएस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। अब मुद्दा ये आया कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो उसके लिए आप अपनी बुक में जरा एग्जाम्पल नंबर 17 निकाल लें, 1717 जी। क्या कहना चाह रहा है 17? देखिए ध्यान से,
कह रहा है 17th में हमारे से कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 5 2 -4। तो ये तो हो गया x1 y1 z1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद DRS 2 3 -1। ये आपके पास ABC हो गया, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, और ये आपके पास x1 y1 z1। बस आपको उठा के प्लेन की इक्वेशन में वैल्यू रखनी है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसे वैसे करें जैसे बुक में दिया है। यहां से ये वेक्टर निकाल लो पहले आप, और यहां से आपको मिल जाएगा n वेक्टर, a वेक्टर n वेक्टर की वैल्यू उठा कर रख देंगे फार्मूले में और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये लिखा है फार्मूला ऊपर, r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। बस आपको a की और n की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है और रिजल्ट मिल जाएगा। कार्टेशियन निकालनी है तो a b c की वैल्यू यहाँ पर और x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ पर, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देख लें भाई, क्लियर हो गया? बता दें चैट बॉक्स में। सेम टॉपिक पे मिलता जुलता है ये भी काम। चलिए, किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर, आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि प्लेन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली। लाइन के कंपैरिजन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लाइन में तो कुछ था ही नहीं। लाइन के कंपैरिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। देखिए, तो अगला जो टॉपिक है तीसरा, इसी में ही इक्वेशन ऑफ प्लेन में ही तीसरा, कि पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, passing through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। माइक बंद रखें भाई अपना। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए भाई हमें। तो आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, हम वेक्टर फॉर्म लेकर चल रहे हैं। वेक्टर फॉर्म तो x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। ये आपसे कहा जाए कि आपको भाई इन तीनों का से बने हुए प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। याद रखना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक प्लेन पास होता है, तो उस प्लेन की इक्वेशन मांग रहा है वो हमारे से। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो एक प्लेन पास होगा, और अगर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट हो जाए तो इनसे इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं। पहले वाले पॉइंट से ए वेक्टर निकालेंगे, दूसरे पॉइंट से बी वेक्टर निकालेंगे, तीसरे पॉइंट से सी वेक्टर निकालेंगे। तो इक्वेशन का फार्मूला याद रखेंगे। पहले क्या था फार्मूला? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। एन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर। मैंने आपको दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का तरीका बताया था कि आप उन दोनों वेक्टर की क्रॉस निकाल दो, तो आपको ऑटोमेटिकली उनके परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। अब आपके पास दो वेक्टर ही नहीं है, तो क्रॉस तो कहां से निकालेंगे? तो पहले दो वेक्टर निकालेंगे, एक तो b माइनस ए करके, एक c माइनस ए करके। फिर उन दोनों की क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिए हुए प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर। तो फार्मूला बनेगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। ये फार्मूला है, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना आपको इस फॉर्मेट के अंदर, बस वैल्यू लिखकर छोड़ देनी है एज इट इज, पूरा सॉल्व नहीं करना होता। इसके लिए आप यदि देखना चाहें तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ही अगला ही एग्जाम्पल होगा मेरे ख्याल से। हाँ भाई, ध्यान से देखें आप, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। एग्जाम्पल नंबर है 18। हाँ बिल्कुल यही है। तो इसी फॉर्मेट में आप छोड़ देंगे, पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18 है, पेज नंबर है 484 पर।
तो इसी फॉर्मेट में आप छोड़ देंगे। ये तो हुई हमारे पास वेक्टर फॉर्म। अगर अब हम बात करें इसी की, मान लीजिए ये तो हुई वेक्टर फॉर्म, और हम बात करें इसकी कार्टेशियन फॉर्म की, तो वो कैसे होगी? कार्टेशियन फॉर्म, हाँ भाई। तो उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, और आपसे कहा जाए इक्वेशन निकालनी है। तो एक बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लो, कभी भी एक वेक्टर की डॉट बाकी दो के क्रॉस के साथ हो रही हो तो इस चीज को हम एसटीपी बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वैसे तो ये टॉपिक कट के आया अब आपके कोर्स से, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है हमारे पास, ये हमें तैयार करना होता है। इसके अंदर इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसको हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या मतलब है? हाँ भाई, r माइनस ए मतलब x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, और पूरे का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यहां से इसको सिंप्लीफाई करके जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो आपके पास उस प्लेन की इक्वेशन होगी जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, अगर मान लो उसने आपसे प्लेन की इक्वेशन मांगी तो पहली कोशिश आपकी कार्टेशियन से निकालने की होगी। क्योंकि अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया, बाई चांस आपने निकाला और ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो इसका ये मतलब है कि वो तीनों पॉइंट जो है हमारे पास, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स। ये कह के आप काम खत्म करेंगे। इट इम्प्लाइज देयर आर infinite number of planes that can pass through the point x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3। पहली कोशिश वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म अप्लाई करने की रहेगी आपकी, while finding out the equation of the plane passing through 3 non-collinear points। इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। यही 18th एग्जाम्पल ये, वैसे तो 19th एग्जाम्पल जो हमारा है वो इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म 4th टाइप है। इसके अंदर एक ही कैटेगरी है, वेक्टर फुक्टर नहीं है। इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होगा, क्लास 11th में भी आपने एक इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। उसी फॉर्मेट का है। अगर एबीसी आपके पास तीनों एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बन रहे हैं तो फॉर्मूला है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकाल लो जो कि एक्स वाई के पैरेलल है, एक्स और जेड के पैरेलल है मान लो, और वाई पे 3 इंटरसेप्ट बना रहा है 3। तो आप क्या करेंगे? जब ये पैरेलल है तो यहाँ ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी विच इज पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन एंड कट इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस। ऐसा एक क्वेश्चन भी है, आप 2 मिनट के लिए 11.3 एक्सरसाइज खोल के देखो। तो 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, हाँ भाई 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 खोल के देखें आप, तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी जो मैं आपको समझा रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 11.3, क्या कहा उसने हमारे से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। तो ZOX प्लेन के पैरेलल कह रहा है वो हमारे से, तो इसका मतलब Z और X वाला इंटरसेप्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ y वाला बचेगा। तो y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू 3 हमारे पास उसकी इक्वेशन आ जाएगी। आंसर चेक करना जरा, क्वेश्चन 8 का क्या दिया, वो इसी इंटरसेप्ट फॉर्म पे बेस्ड है। ZOX का मतलब है मेघा कि Z
और एक्स से मिले हुए प्लेन के पैरेलल है। देखो इस तरीके से हमारे पास 3 प्लेन होते हैं। देखो इस तरीके से 3 प्लेन होते हैं। ये होता है हमारे पास एक्स, ये है वाई, ये है जेड। तो एक प्लेन तो ये होता है नीचे की तरफ एक्स ओ वाई, इसे ओ कहते हैं, एक्स ओ वाई प्लेन नीचे। एक के सामने की तरफ वाला प्लेन होता है, ये कहलाता है जेड ओ एक्स प्लेन, यानी कि जिसे जेड एक्स प्लेन भी कह देते हैं हम। जेड ओ तो इसलिए दिया क्योंकि ओरिजिन के साथ जुड़ गए, जेड ओ एक्स। और इधर की साइड वाला जो ये प्लेन होता है, ये कहलाता है हमारे पास कौन सा प्लेन, वाई ओ जेड प्लेन। तो जेड ओ एक्स प्लेन का मतलब जेड एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिर्फ वाई एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पर। तो अगर y को 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये तो खत्म हो गए दोनों। y/3 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 3 मिल जाती है यहाँ पर। बताओ जी, अभी भी क्लियर नहीं हुआ? दोबारा समझाऊं? ये थोड़ा सा इमेजिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बात। देख लें बेटा, क्लियर है? चलिए, और बाकियों को ये मैंने आपको अभी प्लेन के टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ प्लेन्स बताई है। अभी इसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन का टॉपिक है। एक कोप्लैनरिटी का टॉपिक आपके पास है। उसके बाद है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का टॉपिक। वैसे तो ये कट गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा, कॉम्पिटिटिव में जरूरत पड़ जाती है। अगला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन प्लेन वाला टॉपिक भी कट गया है, लेकिन वो भी बता दूंगा। तो एक दिन का काम हमारा प्लेन का भी और बचा है। आज आप नोट करें कि आपको करना क्या क्या है, वो लिख लें अपने पास। आज आप नोट कर लें कि आपको करना क्या क्या है। एक तो यहाँ तक के सारे कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज कर लेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन तक के, ताकि किसी में कोई दिक्कत है तो आप कल पूछ सकें और टाइमली कनेक्ट हो, ताकि मैं उसके बाद मीटिंग लॉक करके पढ़ा सकूं आपको। फिर उसके बाद नोट कर लीजिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन 3 में बस आर की जगह पर एक्स आई वाई जे जेड के रख के डॉट कर देना, तो कार्टेशियन आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको, 1 2 3 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 8, क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8। आप में से कोई एक स्टूडेंट ग्रुप पे डाल भी दे ये बात। तो ये आपका होमवर्क है 11.3 में से, you all have to try question number 1 2 3 5 6 7 and 8 from exercise number 11.3। ये आप लोगों का काम है आज का, जो आपको करना है। सर प्री बोर्ड के लिए चैप्टर की वेटेज बता दीजिए। एक्चुअली जानवी, मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों के पास सैंपल पेपर सीबीएसई से इश्यूड हुए हैं वही सेम वेटेज चलेगी जो बोर्ड की वेटेज है। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कल सारी वेटेज लिख के सेंड कर दूंगा मैं आपको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेरी किसी के मन में है तो बताइए प्लीज। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी प्लेन का बचा हुआ टॉपिक हम कर लेंगे। और जितना आप लोगों ने पहले करा है उसे रिकॉल करते रहे। मैंने आपको लास्ट चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज दी थी करने के लिए ट्राई। आज आप लिख लें, एक तो कंटिन्यूटी करेंगे, बीच में अब एक आध दिन में ही मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों के सारे डाउट्स ले लिया करूंगा इन चैप्टर्स के। वो मैं आपको कल बता दूंगा, जैसा भी टाइमिंग रहेगा उसका सुटेबल, ताकि आप में से किसी को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।